नमस्कार, वक्त हो गया है कचहरी का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। कचहरी में आज जिन मुकदमों की फाइल मैं आपके लिए खोलने वाली हूं, उनमें सबसे बड़ा सवाल, सबसे पहला सवाल ममता बनर्जी को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर है कि आखिर उनकी पार्टी का असली दुश्मन क्या उनके घर में है। आखिर टीएमसी की बगावत के बीच इस समय ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सबसे बड़े विलन क्यों बताए जा रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या ममता बनर्जी अपने भतीजे के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी। तो कचहरी में आज इसकी परतें हम खोलेंगे। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब उन अभागे 250 से ज्यादा यात्रियों के परिवारों को साल भर से नहीं मिला, जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पिछले साल मारे गए थे। उनका सच कब सामने आएगा, कब और कैसे पता चलेगा कि इस भीषण विमान हादसे का असली गुनहगार कौन था। तो कचहरी में आज ग्राउंड रिपोर्ट के साथ ये फाइल भी आपके लिए खुलेगी और ठीक 10:30 बजे मुकदमा चलेगा पाकिस्तान के वर्दीधारियों पर, जिन्होंने पीओके में दहशतगर्दी मचा रखी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई नई तस्वीरों के जरिए हम उस विद्रोह की पूरी फाइल खोलेंगे। लेकिन कचहरी में सबसे पहले बात ममता बनर्जी के घर में मचे गदर की, जिसमें अब ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं कि ममता से बैर नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी की खैर नहीं। आधुनिक भारतीय राजनीति में जब भी उत्तराधिकार और विरासत की बात चलती है तो अक्सर नजरें बेटों या बेटियों पर टिकती हैं। लेकिन पिछले 2 दशक की राजनीति पर गौर करें तो एक नया दिलचस्प ट्रेंड उभर कर सामने आया है और वो है राजनीति में भतीजों का उदय। मिसाल के तौर पर चाहे वो बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे हों, जिन्होंने बगावत का रास्ता चुना और 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई, या चाहे वो मायावती के भतीजे आकाश आनंद हो, जिन्हें मायावती इन एंड आउट करती रही है राजनीति में, या फिर महाराष्ट्र के अजित पवार, जिन्होंने राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले अपने ही सगे चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी और बाद में चाचा की ही पार्टी और निशान दोनों छीन लिए। लेकिन आज हम अजित पवार की नहीं बल्कि राजनीति के एक और सबसे ताकतवर भतीजे की बात कर रहे हैं। नाम है अभिषेक बनर्जी, जो फिलहाल पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ऐतिहासिक टूट फूट में सबसे बड़े विलेन की तरह देखे जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का हर बागी आज उन्हें ही कोस रहा है, खुद को अभिषेक बनर्जी का पीड़ित बता रहा है। जब मैं पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा से भी इस्तीफा दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आज ममता बनर्जी के सबसे खास माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी सारी बगावत का ठीकरा सीधे अभिषेक बनर्जी के सिर पर फोड़ दिया। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहा है, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बड़े गहरे राजनीतिक मायने हैं। वो टीएमसी के सबसे पुराने और दिग्गज नेताओं में से एक हैं। 4 बार के लोकसभा सांसद हैं और उन्हें बहुत से लोग ममता बनर्जी की आवाज मानते हैं। तो क्या कल्याण बनर्जी ने जो कहा वो हिज मास्टर्स वॉइस है? क्या वो अपनी पार्टी की आका यानी ममता दीदी के ही मन की बात कह रहे हैं? वैसे गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही बंगाल के मंच से एक भविष्यवाणी की थी। शाह ने कहा था, ममता दीदी का एकमात्र एजेंडा बंगाल का विकास नहीं बल्कि अपने भतीजे को सीएम की कुर्सी पर बैठाना है। आज लग रहा है कि दीदी का वही भतीजा प्रेम पूरी पार्टी की बलि ले रहा है। जरा अमित शाह की वो बात सुनिए। ममता दीदी अपनी जगह भाईपो को बिठाने वाली है, भाईपो को। ममता दीदी, मैं आज कहकर जाता हूं, कुल्टी में आपका सपना पूरा नहीं होगा। भाईपो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। कल्याण बनर्जी के बयान और अमित शाह की उस पुरानी चेतावनी ने टीएमसी की मौजूदा बगावत के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह माना जाए कि अब खुद ममता बनर्जी ने अभिषेक से किनारा करने की तैयारी कर ली है? क्या अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक तौर पर निपटाने का प्रबंध किया जा रहा है?
क्या इसके लिए कोई सोची समझी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है? और क्या राजनीतिक रूप से यह अभी सबसे मुफीद है टीएमसी के लिए? तो इन सारे सवालों का जवाब मिलना बाकी है, लेकिन कल्याण बनर्जी ने पब्लिकली यह बता दिया है कि ममता बनर्जी के घर में ही उनका असली राजनीतिक संकट खड़ा था। असल में तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद अगर कोई दूसरा सबसे ताकतवर नाम रहा तो वो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं। वो कितने पावरफुल थे इसे आप इन 5 पॉइंट्स में समझिए। पॉइंट नंबर 1, टीएमसी का पूरा चुनाव और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में था। पॉइंट नंबर 2, विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में ममता से ज्यादा अभिषेक की चली। अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सबसे ताकतवर महासचिव हैं। डायमंड हार्बर से पार्टी के सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सांसद हैं। पार्टी को बंगाल से बाहर यानी त्रिपुरा, गोवा जैसे क्षेत्रों में फैलाने का जिम्मा भी उन्हीं पर था। এদের গ্যারেন্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি, এদের গ্যারেন্টি হচ্ছে চিটফান্ডের মতো। তৃণমূল জবাবটা 4 তারিখ দেবে। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। आमतौर पर ज्यादातर क्षेत्रीय दल 1 मैन या 1 वुमेन शो ही होते हैं। ममता बनर्जी भी इससे बहुत अलग नहीं रही, लेकिन जब उत्तराधिकार के हस्तांतरण की बात आती है तो वैचारिक साथियों से ज्यादा तरजीह खून के रिश्तों को दी जाती है, भले ही वो भतीजा हो, क्योंकि वहां पर वफादारी की गारंटी ज्यादा मानी जाती है। लेकिन अभिषेक बनर्जी के मामले में कुछ चीजें अलग थी। उन्हें सिर्फ ममता का भतीजा होने का फायदा नहीं मिला, बल्कि उन्होंने प्रशांत किशोर की आईपैक जैसी कॉर्पोरेट एजेंसीज को लाकर पार्टी का पूरा ढांचा बदल दिया। और यही वो मोड़ था जहां टीएमसी के भीतर एक अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई। गृह युद्ध, क्लास वॉर। ब्रांड ममता जो हवाई चप्पल और नीले बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पर आधारित था, वो अभिषेक बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन वाला लग्जरी लाइफस्टाइल, उनका कॉर्पोरेट स्टाइल और कोयला घोटाले में उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से जुड़ी ईडी सीबीआई की अंतहीन जांच से बुरी तरह हिल गया। पुराने दिग्गजों को ममता की हवाई चप्पल तो कबूल थी, लेकिन भतीजे के विदेशी जूते और कॉर्पोरेट हुक्म बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। बागियों के भीतर ये घुटन पहले भी थी, बस उस घुटन को मानो आवाज अब मिली। Only things if I done wrong, that is your question. This time, Mamata Banerjee is a bad shape. I lived her. It's a morally and emotionally, I'm wrong. नैतिकता और राजनीतिक मौकों के बीच टीएमसी के साथ कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ के साथ हुआ था। उससे पहले तक सोवियत संघ महाशक्ति था, लेकिन जब बंद मुट्ठी खुली तो पता चला कि भीतर कितनी गहरी टूटन थी। सोवियत संघ भी तब आज की टीएमसी की तरह खंड खंड हो गया था। तृणमूल कांग्रेस फिलहाल 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई दिख रही थी। पहला गुट ऋतव्रत बनर्जी, जो टीएमसी के 80 में से 60 विधायक लेकर खुद विधानसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। काकोली घोष दस्तीदार का गुट है दूसरा, जिनका दावा है कि टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसद उनके पाले में हैं। और खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का गुट बचा है, जिसमें नेताओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। हाल ये है कि अपने खून पसीने से बनाई पार्टी में अभिषेक बनर्जी की बुआ यानी ममता बनर्जी अब खुद एक छोटे से गुट की नेता बनकर रह गई है। उनका पूरा राजनीतिक काफिला लुट चुका है। आंकड़े देखिए, 80 विधायकों में से ममता के पास 21 बचे हैं। 28 लोकसभा सांसदों में से दीदी के पास 9 सांसद बचे हैं। 13 राज्यसभा सांसदों में से केवल 10 सांसद ही उनके पाले में हैं। जाहिर है, इतने बड़े ऐतिहासिक विद्रोह के बाद किसी न किसी बड़े चेहरे की राजनीतिक बलि तो चढ़ेगी। सवाल यह है कि क्या वो चेहरा अभिषेक बनर्जी होंगे? अब आखिरी और सबसे बड़ा फैसला ममता बनर्जी को ही करना है कि रिश्ता बचेगा या राजनीति, भतीजा बचेगा या बची खुची पार्टी। जवाब वक्त की कोख में है, लेकिन कचहरी में आज एक बात बिल्कुल तय है। बंगाल की राजनीति में अब खेला नहीं बल्कि ममता दीदी का मेला उजड़ चुका है, और उजाड़ने वाली वही है जिनको उन्होंने अपनी राजनीतिक नर्सरी में सींचा है।
इस बात से इनकार नहीं है कि ममता बनर्जी ने टीएमसी को खड़ा करने और सत्ता तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की और बड़े राजनीतिक प्रयोग किए। आज जो चेहरे टीएमसी में बागी बने हैं, उनमें बहुत से लोगों को ममता बनर्जी ने अपने सियासी नर्सरी में सींचा है, उन्हें बड़ा बनाया। जैसे सयानी घोष, इन्हें भला कौन नहीं जानता। पश्चिम बंगाल में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के चुनावी कैंपेन को सबसे कलरफुल बनाने वाली सयानी घोष ही हैं। सयानी घोष पश्चिम बंगाल में एक अभिनेत्री और गायिका है, लेकिन जब साल 2021 में उन्हें ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में लिया, तब उनका करियर अपने पीक पर नहीं था। उन्हें ममता ने विधानसभा चुनाव लड़वाया, वो हार गए, लेकिन हारने के बावजूद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की युवा इकाई की बड़ी जिम्मेदारी दी और बाद में 2024 में वो लोकसभा सांसद भी बन गए। सयानी घोष ही क्या, शताब्दी राय को ही ले लीजिए, जो 4 बार लोकसभा सांसद रहे और लोकसभा में पार्टी की डिप्टी लीडर थी। इससे पहले वो भी फिल्म अभिनेत्री रही हैं। लेकिन आपको पता है कि ममता बनर्जी ने उन्हें तब तृणमूल कांग्रेस में लिया था जब उनका फिल्मी करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। आज वो तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी बागी हैं। Only thing if I done wrong, that is your question. This time, Mamata Banerjee is a bad shape. I lived her. It's a morally and emotionally, I'm wrong. काकोली घोष दस्तीदार को तो आप जानते ही हो। काकोली आज टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत की अगुआ है। वो ममता बनर्जी की पार्टी से 4 बार की सांसद है। और ऋतुव्रत बनर्जी, उन्हें तो ममता बनर्जी ने तब अपनी पार्टी में शरण दी जब उन्हें सीपीएम ने निकाल दिया था। वो 2018 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और आज पार्टी के 80 में से 60 विधायकों को तोड़कर खुद विधानसभा में नेता विपक्ष बन बैठे हैं। बागियों की लिस्ट में कल तक टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिया जा रहा था। आज उन्होंने पीएम मोदी को लगातार 12 साल पीएम रहने की उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर बधाई दी, तो उन अटकलों को और हवा मिली। लेकिन बाद में खुद शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया के सामने आए, बोले ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ममता जी के साथ हूँ, ममता जी के साथ था और आने वाले दिनों में भी ममता जी के साथ रहूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है फिलहाल कि मैं किसी और दिशा में जाऊं या किसी और जगह शामिल हो जाऊं। प्रधानमंत्री जो आपके भी हैं, मेरे भी हैं, पूरे देश के हैं, उनको इस घड़ी में बधाई देना मैं समझता हूं मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा एक समय बहुत कड़वाहट के साथ बीजेपी से निकले थे, तो हो सकता है कि उनका टीएमसी में बने रहना कोई राजनीतिक मजबूरी भी हो। लेकिन जरा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को देखिए, जिन्हें ममता बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात से उठाकर सीधे बंगाल में रोक दिया था और वहां से वो सीधे निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंच गए और आज ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वालों में उनका नाम भी लिया जा रहा है। यूसुफ पठान लंबे समय से क्रिकेट से गायब थे। उन्होंने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच मार्च 2012 में खेला था, जबकि आखिरी फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने फरवरी 2020 में खेला। लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें सांसद बनाकर उन्हें एक नई पहचान और एक नया कद दिया। लेकिन अब जब ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रही हैं, तो ऐसे बहुत से लोग ममता बनर्जी से किनारा करते जा रहे हैं जो उनकी राजनीतिक बगिया में सींचे गए थे। वहीं अब बड़े होकर ममता बनर्जी को छाया देने से ही मुकर गए। ऐसा लग रहा है कि इन सब ने मिलकर टीएमसी को अब ममता बनर्जी का पॉलिटिकल अनाथालय बना दिया है। टीएमसी में जिस लेवल की बगावत हुई है, उसके बाद अभी ये तय होना है कि पार्टी का असली आका कौन है। तभी ये भी तय होगा कि टीएमसी की हजारों करोड़ की संपत्ति किसके पास जाएगी। मार्च 2025 तक टीएमसी की कुल संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा है। पार्टी का जनरल फंड भी 1000 करोड़ से ज्यादा है। टीएमसी की कुल आय 219 करोड़ से ज्यादा है। आपको ताज्जुब हो सकता है, लेकिन यह सच है कि तृणमूल कांग्रेस के पास कांग्रेस से भी ज्यादा संपत्ति है। बीजेपी के पास जहां 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, वहीं टीएमसी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा है। इस मामले में कांग्रेस टीएमसी से पीछे है,
जिसके पास 839 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो टीएमसी की इन प्रॉपर्टीज का मालिक कौन होगा? टीएमसी का फंड खर्च करने का अधिकार किसके पास जाएगा? ये सारे सवाल अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन देश को एक सवाल साल भर से परेशान कर रहा है, और वो ये कि पिछले साल आज ही के दिन यानी 11 जून को एयर इंडिया का जो विमान अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, उनका गुनहगार कौन था? वक्त बीत जाता है, तारीखें बदल जाती हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनकी टीस वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती है। पिछले साल आज ही का दिन था जब अहमदाबाद के आसमान में उड़ते एक विमान के साथ सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें राख में तब्दील हो गईं। आज भी सवाल वही खड़ा है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था? वो कौन सी अनहोनी थी जिसने हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया? शुरुआत में उंगलियां पायलट पर उठी, फिर सवाल विमान बनाने वाली कंपनी की साख पर आए, बात अदालत तक पहुंची, ब्लैक बॉक्स भी खुला और शुरुआती जांच रिपोर्ट भी तैयार हुई। लेकिन अफसोस, उन पीड़ित परिवारों की झोली में आज भी सिर्फ इंतजार है, अंधेरा है। सवाल यही है कि अहमदाबाद हादसे की फाइनल रिपोर्ट क्यों अटकी हुई है? 260 लोगों की मौत का सच बताने वाली रिपोर्ट जारी कब होगी? जब हादसे के तुरंत बाद ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित बरामद कर लिया गया था, तो उसकी फाइनल रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? अगर विमान पूरी तरह से फिट था और पायलट्स का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग था, तो उड़ान के दौरान इतनी भीषण आग लगी कैसे? क्या ये कोई तकनीकी डिजाइन का फॉल्ट था? शुरुआत में विमान बनाने वाली कंपनी पर जो सवाल उठे थे, क्या उनकी जांच पूरी तरह से की जा चुकी है? डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जैसी शीर्ष जांच एजेंसीज 1 साल बाद भी किसी ठोस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पाई हैं? और आखिर कब इस हादसे का मुकम्मल सच सामने आएगा? ठीक साल भर पहले जब अहमदाबाद में हुए एक विमान हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया था, वो खौफनाक मंजर, हादसे की वो भयावह तस्वीरें, वो चीख पुकार आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो हादसा जिसमें 260 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गई थी। एयर इंडिया का विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और छात्रों के हॉस्टल परिसर पर गिरा था। सोचिए, जब हादसा हुआ था तब हॉस्टल की मेस में कई मेडिकल छात्र दोपहर का खाना खा रहे थे। वो तस्वीरें आज भी झकझोर देती हैं, जब विमान गिरते ही छात्र अपनी जान बचाने के लिए हॉस्टल और मेस की इमारतों से बाहर की तरफ बदहवास होकर भागते दिखे। अब ठीक 1 साल बाद एनडीटीवी की टीम उसी जगह पहुंची जहां यह दर्दनाक हादसा हुआ था। हादसे के जख्म अब भी ताजा हैं। धूल से सनी हुई वही बेंचें, टूटी हुई मेज, खस्ता हाल में लटके हुए पंखे, बिखरी हुई अलमारियां, चटके हुए कांच के शीशे, टूटी हुई दीवारें, सब चीख चीख कर साल भर पहले हुए उस हादसे को बयां कर रही थी। ये जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद है, एनडीटीवी जो जगह पर इस वक्त आपको ये दिखा रहा है, ये हॉस्टल का मेस है। यानी कि जहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, जो एमबीबीएस के जो छात्रा थे, वो यहाँ पर आके खाना खाते थे। उन्हें क्या पता था, जब वो खाना खा रहे थे दोपहर में, जब उनका लंच हो रहा था, एक प्लेन आके गिरेगा और यहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाएगी। मेस के अंदर के किचन की तस्वीरों में पानी की बोतलें, फफूंद खा चुकी रोटियां,
खाने पीने का सामान सड़ चुका था। मानो इस कैंटीन के लिए वक्त की सुइयां ठहर सी गई। तस्वीरों में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना दर्दनाक ये हादसा है। यहां पर आप तस्वीरों में देखिए कि जो रोटियां उस वक्त बनी हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, वो रोटियां भी अभी ऐसी की ऐसी ही पड़ी हुई है। सोचिए, हादसे के ठीक 2 मिनट पहले वहां मौजूद थे चश्मदीद नरेश पटेल, मगर उस हादसे की बात करते ही आज भी वो सन्न रह जाते हैं। जिस तरह का धमाका था उस तरफ के हमने घबराहट हो गई कि भाई क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि मिट्टी धूल उड़ के आ रही है। मैं जस्ट टिफिन छोड़ के सिविल से आईजीपी कंपाउंड में आ ही गया था। जैसे धमाका हुआ ऐसे मैं अंदर आया तो मिट्टी का गोटा उड़ा, मिट्टी का जैसे धुआं उड़ा, इस तरह मैंने बाहर आके देखा कि भाई क्या हुआ। तो जैसे गार्ड बैठता है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो उन्होंने बताया कि भाई नरेश भाई आप बाहर निकलो, यहाँ पे ऐसा हुआ है। तो मैं जस्ट सीधा अंदर भागा, तो अंदर भी इतना पेट्रोल का धुआं निकल रहा था, तो सीधा अंदर धुआं निकल गया। वैसे इस प्लेन क्रैश की एक और तस्वीर सुर्खियां बनी थी। आपको याद होगा जब मलबा सड़क पर गिरा तो आसपास की दुकानों में खलबली मची। तभी एक महिला सीताबेन खुद आग की लपटों से बचते हुए भागती नजर आई थी। इस हादसे में उनके 15 साल के बेटे की मौत हो गई थी। अब 1 साल बाद उनकी आंखों में वही खौफनाक मंजर और दर्द बरकरार है। नहीं बने बधु याद आवे ने मारू मगज काम नहीं करतो। छोकरो तो मारो जतो रह्यो तो शू करिए हम। अब भाई आकाश वहाँ पर उनको खाने का डब्बा ले। हाँ, मेरी मम्मी को टिफिन देने गए थे खाने के लिए। इस दर्दनाक और भयानक हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हुई थी। रूपाणी तब लंदन में रह रही अपनी पत्नी और बेटी से मिलने जा रहे थे, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद विमान क्रैश हो गया। सरकार ने आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने जो सूचना दी, वहाँ फिर से ये बिल्डिंग सब हटाकर वहाँ स्पाइन हॉस्पिटल, हॉस्टल और सुपर स्पेशलिस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक अपार्टमेंट जैसा हॉस्टल बनाने जा रहा, क्योंकि ओलंपिक और कॉमनवेल्थ दोनों गुजरात में होने वाली है। आइए बढ़ते हैं आगे। कचहरी में अब हम कोई फाइल नहीं खोलने जा रहे, बल्कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, या मैं कहूँ सुनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खेल मेला यानी फीफा वर्ल्ड कप अब से कुछ देर बाद मेक्सिको में शुरू होने जा रहा है। इस बार मेक्सिको, अमेरिका और कनाडा इसे मिलकर आयोजित कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में इस बार 48 टीम है और 104 मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन ओपनिंग सेरेमनी में सबसे बड़ी अट्रैक्शन होंगी पॉप सिंगर शकीरा, जो एक बार फिर से परफॉर्म करने जा रही हैं। फीफा का अपना एक ऑफिशियल मैस्कॉट और एंथम होता है, लेकिन दुनिया के लिए शकीरा ही वर्ल्ड कप फीफा का असली चेहरा है, जिन्होंने साल 2006 से लेकर 2010 और 2014 तक लगातार अपनी परफॉर्मेंस से वर्ल्ड कप को डोमिनेट किया है। इस बार शकीरा फिर से ऑफिशियल वर्ल्ड कप सॉन्ग पर परफॉर्म करने जा रही हैं। वर्ल्ड कप से इतना लंबा नाता शायद ही किसी और सिंगर का रहा हो। शकीरा के वका वका सॉन्ग को तो लोग आज तक गुनगुनाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कोई भी देश जीते, लेकिन म्यूजिकल ट्रॉफी हमेशा शकीरा के पास ही रहती है, क्योंकि बिन शकीरा वर्ल्ड कप है अधूरा। चलिए इसी के साथ आज कचहरी में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।